किनेमेटिक्स की बात करता हूं, कोई बॉल अगर प्लेन सरफेस पे आप फेंकते हैं, स्मूथ सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है, बॉल यहाँ पे है, 1 सेकेंड बाद यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, ऐसा होगा ना? बोलिए। मतलब कि हर 1 सेकेंड में वो बराबर बराबर दूरी तय कर रही है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? बोलिए। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हर सेकेंड, इसको पार्टिकल मॉडल बोलते हैं, हर 1 सेकेंड बाद वो उतनी ही दूरी तय कर देता है। तो वेलोसिटी वेक्टर इसका क्या है? बोलिए, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप ऐसे फेंकते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो शुरू में तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतना गैप होगा, इतना गैप होगा, तय करेगा, फिर वो इतनी इतनी पे चलता चला जाएगा। मतलब क्या? मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है प्लेन सरफेस पे, यहां हर अगले सेकेंड में कम दूरी तय कर रहा है, तो यहां पे बॉडी क्या हुई है? रिटार्ड हुई है। यहां बॉडी क्या हुई है? रिटार्ड हुई है। और यहां फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहां वेलोसिटी के अपोज में कोई फोर्स लग रहा है, तभी वो हर अगले सेकेंड में कम चल रहा है। यदि आप नीचे से एक पार्टिकल को फेंकते हैं या ऊपर से गिराते हैं, तो पहले सेकंड में कम चलता है, दूसरे में थोड़ा और ज़्यादा, तीसरे में थोड़ा और ज़्यादा, है कि नहीं? ऐसे चलेगा। तो ये बताइए, ये मोशन रिटार्डेड मोशन है कि एक्सेलरेटेड मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। और आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले सेकंड की तुलना में जितना ज़्यादा चलता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर पहले सेकंड में ये x दूरी चलता है, दूसरे सेकंड में y दूरी चलता है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना बोलिएगा आप? y माइनस एक्स। ठीक है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं कि कोई पार्टिकल को यहां से मैंने ड्रॉप किया, पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे में थोड़ा और चला, तीसरे में थोड़ा और चला, चौथे में थोड़ा और चला, पांचवें में थोड़ा और चला, ऐसा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ऐसा। तो पहले सेकंड में अगर वो 5 मीटर चलता है और अगले सेकंड में 15 मीटर चलता है, उसके अगले में 25 मीटर चलता है, उसके अगले में 35 मीटर चलता है, उसके अगले में 45 मीटर चलता है, तो आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल हर बार पिछले सेकंड की तुलना में कितना मीटर ज़्यादा चल रहा है? 10 मीटर ज़्यादा चल रहा है। तो पिछले सेकंड की तुलना में जितना मीटर ज़्यादा चलता है, उस दूरी को, जो बढ़ी हुई दूरी है, उसे आप एक्सेलरेशन। यहाँ वो 10 ज़्यादा चला, यहाँ भी 10 ज़्यादा चला, यहाँ भी 10 ज़्यादा चला, यहाँ भी 10 ज़्यादा चला, तो ए कितना हो गया इस सिस्टम का? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। यानी एक्सेलरेशन की कई परिभाषाएं हमारे दिमाग में हैं जो हम पढ़ते आए हैं कि एक्सेलरेशन, पहला तो हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। दूसरा ये पढ़ा है कि कुछ लोगों ने क्या किया कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में डेल्टा एस का मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को उन्होंने फिर से वी कह दिया, और ये क्या आ गया? वी डेल्टा वी बाई वी डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया, मतलब वी डेल्टा वी बाई डेल्टा एस। तीसरा क्या आया? फोर्स बाई मास। चौथा क्या आया कि पिछले सेकेंड की तुलना में अगले सेकेंड में जितना मीटर ज्यादा चलता है वो एक्स दूरी ही एक्सेलरेशन है। 4 को देख सकें, इसी में ग्राफ ले आ देता है, तो वीटी कर्व का स्लोप ही क्या हो जाता है? वीटी कर्व का स्लोप क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है कि नहीं? वीएस कर्व के स्लोप में, वीएस कर्व के स्लोप में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्सेलरेशन पा लेते हो। तो देखने के कई तरीके हैं,
तो एकदम बेसिक जो तरीका है कि पिछले सेकंड की तुलना में नेक्स्ट सेकंड में कितना मीटर ज़्यादा चला है, उस दूरी का जो फर्क है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या जितना कम चला है दैट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या वी डी वी बाई डी एस या एफ बाई एम और दिस इज एक्सेलरेशन। 4-5 तरीके हो गए देखने के। ये तरीका हमारे डायनेमिक्स का तरीका है, ये गैलीलियो का तरीका है और ये न्यूटन ने बातें की। मतलब इन सबके बीच में फासला है, समय का फासला है। इकट्ठा हम भले पढ़ रहे हैं लेकिन समय का फर्क है, अलग अलग समयों पे चीजें डिफाइन हुई। मैं शुरुआत इससे करूंगा कि बिना फार्मूले के हम कैसे सोच सकें। ठीक है, बिना फार्मूले के, कोई फार्मूला ही मुझे नहीं पता है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने दुनिया को तीन चीजें दी हैं। पहला क्या? टेलीस्कोप। दूसरा क्या? सिंपल पेंडुलम। तीसरा क्या? बोलो। तीसरा क्या? जो मोशन के इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझे? 3 चीजें गैलीलियो। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उस समय घड़ी भी नहीं थी और उसने इक्वेशंस दे दिए थे। जो समय अंतराल था वो अपनी इतने धड़कन में उतना दूरी चल दिया, ऐसे करके। गैलीलियो से पहले जो अरस्तु था, अरस्तु ने ये बात कही थी कि भारी चीज पहले गिरती है जमीन पे और हल्की चीज बाद में गिरती है। गैलीलियो ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक भारी चीज है और एक हल्की चीज है। भारी हम किसे बोलते हैं? जिसे अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचती है। मान लिया ये 10 किलोग्राम का है और ये 1 किलोग्राम का है। ठीक है, और दोनों को सेम हाइट से छोड़ते हैं। ये लोअर लेवल इनका सेम है, सेम हाइट से छोड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि सेम समय पे गिरते हैं। गैलीलियो ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया। इटली में जिस यूनिवर्सिटी में लोग थे, पढ़ाता था गैलीलियो, वहाँ पे बाकी प्रोफेसर्स बोलते थे, गैलीलियो कहता था मुझे शक है इस बात पे। बाकी प्रोफेसर्स कहते थे तुम पागल हो। उसने कहा मैं जानता हूँ। और वो पीसा की जो बिल्डिंग है उस पर चढ़ के किसी अपने शिष्य को भेजा कि तुम जाओ नीचे। ऊपर से वो पत्थर गिराता था, छोटा पत्थर गिराया तो खट से आवाज़ आई, तो नीचे से वो बोलता था कि गिरा, तो ऊपर से यह आवाज़ देता था, नीचे से वो आवाज़ देता था। कितने धड़कन में पहुंच गया वो देख लेता था। फिर थोड़ा छोटा पत्थर, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा। तो ऐसे करके तो उसने देखा कि सारे पत्थर, अब जो भी एरर होता हो कैलकुलेशन में, उनके मैनुअल कैलकुलेशन में जो एरर होती हो वो तो होगी, लेकिन उतना परसेंटेज एरर अगर वो लेके चलता है तो करीब करीब सबका इक्वल आ रहा है। पहला काम तो गैलीलियो ने ये पहली बार सोचा। अरिस्टोटल ने कई सारी बातें की थी। पहला अरिस्टो ने तो कई मतलब अपने समय का समझदार आदमी था, लेकिन जितनी बातें उसने की सारी की सारी गलत हो गई। अरिस्टो ने 3 बातें कही थी। पहला कि जो हमारा बारिश होती है वो ऐसी होती है कि ये हमारा 7 जो ग्रह है या जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे अलग अलग प्लेन में हैं और उनके बीच पानी भरा हुआ है। जब भी उसमें कहीं से छेद हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो पानी बरसने लगता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने कहा था कि औरतों के दांत कम होते हैं पुरुष की दांतों की तुलना में। तो लोगों को भी बात ठीक लगी कि सामान्यतः औरतों की हाइट छोटी होती है। सामान्यतः ऐसा नहीं है, मेरे गांव में तो इतने बड़े बड़े पुरुष हैं और सब, समझे कि नहीं, और औरतें एकदम विशाल। सामान्यतः तो लोगों को मजा भी आया कि हाँ बात ठीक ही कहता होगा। और अरिस्तु की 2 बीवियां थी, किसी का भी वो दांत खोल के गिन सकता था, लेकिन वो बिना टेस्ट किए हुए दांत खोल के गिन लेता कि भाई को क्या पता डरता होगा तो नहीं खोलता होगा। तो अरिस्तु ने ठीक है, उसने बातें की और बात को लोग मानते रहे। जाके 10वीं शताब्दी में किसी ने खोला होगा दांत किसी औरत का, बोला होगा भैया गिनाओ, तो तब जाके पता चला कि नहीं बराबर है। और
तीसरी बात अरस्तु ने कही थी कि भारी चीज पहले गिरती है और हल्की चीज बाद में गिरती है, लेकिन गैलीलियो ने कहा ऐसा नहीं है। धरती भारी चीज को खींचती है और हल्की चीज को खींचती है। व्हेल मछली हो चाहे चिड़िया का पंख हो, किसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी? दोनों को बराबर फोर्स से खींचेगी क्या? नहीं। ले लीजिए आप, एक सिक्का ले लीजिए, एक साइकिल ले लीजिए, एक जीप ले लीजिए, एक ट्रेन ले लीजिए और एक ले लीजिए, तो क्या करिएगा? किसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी? वो व्हेल मछली को सबसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी, फिर ट्रेन को खींचेगी, फिर जीप को खींचेगी, फिर साइकिल को, फिर सिक्के को। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको डिफरेंट फोर्सेस से खींचेगी अर्थ। जिसके अंदर जितना पदार्थ है, जितना मास है, उसे उतने ज्यादा फोर्स से खींचेगी, है कि नहीं? 5 किलोग्राम का बटखरा रखा हुआ है और 50 किलोग्राम का बटखरा रखा हुआ है, किसको ज्यादा फोर्स से खींच रही है? 50 किलोग्राम के बटखरे को। इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे? हम 5 किलोग्राम को उठाएंगे, आसानी से उठ जाता है। क्योंकि क्या पता चलता है कि आसानी से उठ गया। अब 50 किलोग्राम ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कई लोगों से तो उठ भी ना पाए, है कि नहीं? क्योंकि जब आप उठाते हैं उसे तो संघर्ष होता है। आप धरती उसे खींच रही है अपनी तरफ और आप खींच रहे हैं अपनी तरफ। आपको ज्यादा फोर्स किस केस में लगाना पड़ रहा है? जब 50 kg का है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी डिफरेंट बॉडीज को डिफरेंट फोर्स से खींचती है। कई लोग ये कहते हैं कि डिफरेंट बॉडी को सेम फोर्स से खींचती है, मुझे नहीं पता क्यों। अलग अलग बॉडीज को अलग अलग फोर्सेस से खींचती है। हाँ, फोर्सेस तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके मासेस भी अलग अलग हैं। और सच्चाई तो यह है कि फोर्स मास जितना होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए इसका जो फोर्स अलग है और मास अलग है, लेकिन जो F1/m1 है वो बराबर होगा किसके? F2/m2 पे के। और मजे की बात यह है कि जो टाइम होता है वो टाइम डिपेंड करता है, ना तो फोर्स पे डिपेंड करता है, ना तो मास पे डिपेंड करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? फोर्स बाई मास पे डिपेंड करता है। और इसलिए दोनों का टाइम क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। मेरी आप बात समझे? और यही फोर्स बाई मास क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। वेरी सिंपल। मतलब कि ऐसा नहीं कि ज्यादा फोर्स से खींच रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं, मास भी उसका ज्यादा है। तो टाइम जो है वो फोर्स या मास पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, फोर्स बाई मास पे डिपेंड करता है, उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। और दोनों के लिए रेशियो क्या है इस केस में? हर बॉडी के लिए रेशियो सेम होगा। वैक्यूम में आप चिड़िया का पंख ले लीजिए, वैक्यूम में बोल रहा हूं, एयर में नहीं। एयर में तो चिड़िया के पंख पे बैंड फोर्स भी लगने लगेगा, जो कंसिडरेशन में आएगा। वैक्यूम में आप चिड़िया का पंख ले लीजिए, ठीक है, और आप जो है एक भारी मास ले लीजिए 50 किलोग्राम का। किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है बताइए? पंख पे कि 50 किलोग्राम पे? फोर्स इस पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन मास भी इसका ज्यादा है। इसका फोर्स कम है, इसका मास कम है, लेकिन दोनों का F/m क्या है? सेम है। इसलिए दोनों क्या लेंगे नीचे पहुंचने तक? सेम टाइम लेंगे। ये ठीक है? यानी अरस्तु की बात थी वो तो गलत हुई। गैलीलियो ने पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया फ्लोरेंस में। गैलीलियो पहला आदमी था जिससे चर्च की दीवारें हिल गई, पूरा चर्च बढ़ा दिया। बाइबिल में पहले से डिसाइड था कि बाइबिल ईश्वर की किताब थी, है मतलब ऐसा क्रिश्चियंस मानते हैं। गैलीलियो पहला आदमी था जिसने, किताब से नहीं, लेकिन गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो उस किताब के खिलाफ जा रहे थे। डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो उस किताब के खिलाफ जा रहे थे। डार्विन और गैलीलियो, इन्होंने पहली बार चर्च को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचाया, दूसरी बार। और पोप की सबसे ज्यादा दुश्मनी इन्हीं दोनों से थी, गैलीलियो से और इससे। लेकिन उससे पहले भी जो गियार्नो ब्रूनो था, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, कुछ ऐसी ही बात करता था। या कोपरनिकस ने जो बात की थी कि धरती गोल है, शायद बाइबिल कहती है धरती क्यूबिकल है, नहीं, ऐसा नहीं था। कोपरनिकस ने कहा मुझे लगता है कि ऐसा गोल है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। गैलीलियो, फिर ब्रूनो ने उस बात को समझने की कोशिश की, उसे जला दिया गया। फिर गैलीलियो ने उस चीज को प्रूव किया कि नहीं वो गोल है। और आप बेसिकली पहले तो ये था कि पहले तो हेलियोसेंट्रिक फिलॉसफी थी, कि पहले जियोसेंट्रिक फिलॉसफी थी कि अर्थ केंद्र पे है
और सूरज इसका चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है। सूरज चक्कर लगाता है तो धूप होती है, फिर सूरज इस पार जाके किसी कुएं में डूब जाता है, फिर जो है रात हो जाती है, फिर पता नहीं कैसे अंदर अंदर फिर इस कुएं में चला आता है, फिर सुबह इधर से निकलता है, और जब सूरज यहाँ डूब रहा होता है तो चंद्रमा इस कुएं में होता है। मतलब दो कुएं हैं, एक सूरज का एक चंद्रमा का। जब सूरज यहाँ डूबता है तो चंद्रमा से निकलता है, फिर चंद्रमा यहाँ आता है, भीतर भीतर तब तक यहाँ चला आता है, और फिर ऐसा होता है। बड़ा खेल है। हकीम लुकमान भी यही कहा करते थे कि जो है लुकमान बड़ा फेमस आदमी रहा है, ठीक है, वहाँ का, तो उसने भी कहा कि दो कुएं हैं। उसने कहा कि धरती नहीं, मेरे शहर में ही, वो तो शहर की बात करता था, वो तो धरती की बात नहीं करता था। मेरे शहर में दो कुएं हैं, एक में सूरज यहाँ से डूबता है, यहाँ चला आता है, फिर इधर रातों रात उधर चला आता है, फिर इधर से जाता है। और फिर जो है उसके पहले और मज़ा था कि जब रात होती थी, जब ये नदी है, तैरना लोग जानते नहीं थे, पुल था नहीं, रात में जब ये दिन भर तो बातचीत करते थे तो शोर सुनाई नहीं पड़ता था। कुछ लोग यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे, इन्हें पता ही नहीं था कि उस पार भी जिंदगी है। रात में जब कुत्ते भौंके तो ये सब इधर के कुत्ते भौंकना शुरू करें। तब इन लोगों को लगा कि नहीं, उधर भी कुछ कुत्ते रहते हैं, ऐसा तब ऐसा हुआ, तब ऐसा लगना शुरू हुआ। तो कभी आप हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़िए, कैसे डेवलप की है अभी भी, कैसे जो हमारा बिल्कुल पहला मनुष्य था, जो पहला मनुष्य था वो जीवन को किस तरह देखता था। बल्कि यदि हम लोग को पढ़ाया लिखाया नहीं जाए तो ज़्यादा ओरिजिनल और ज़्यादा नेचुरल रहेंगे कि ठीक है, हम शायद सोच पाए कि धरती क्यूबिकल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कई बार तो अभी मैं देख रहा था कि एक जगह जहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि धरती कैसी है, कुछ लोग कहते हैं क्यूबिकल है, और वास्तव में वैज्ञानिकों ने अफवाह उड़ाई है कि वो गोल है। यह अफवाह उड़ाई है वैज्ञानिकों ने। अब यार, जिस सत्य को 500 1000 साल में, 1000 सालों में लोग, या 1500 साल में लोग, कई लोग मिलके खोजे, तुम अकेले घर में बैठ के प्रूव कर लोगे धरती गोल है। या कोई पूछ लेगा कि ईश्वर है कि नहीं है, या कोई पूछ लेगा कि मौत के बाद क्या होता है, अभी कोई पूछ रहा था। तो सच्चाई है कि जिस चीज़ को हजारों लोग हजारों साल खोजे हैं, उसको तुम घर में बैठ के टीवी देखते हुए खटाखट पता करा लो कि मौत के बाद क्या होता है, और धरती गोल है कि नहीं है, और भगवान है कि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जब पेट भरा होता है ना, तो इसी तरह की बात आदमी करता है कि धरती गोल है कि नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि कोई आदमी बोला कि मेरी बीवी तो कोई बड़े बड़े काम करती नहीं है, छोटे छोटे काम वो करती है, बड़े बड़े मैं करता हूँ। तो कहा कि उदाहरण से समझाइए। तो उसने कहा जैसे बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में होना है, खाना लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फीस जमा होनी है, दूध वाले का पैसा देना है, धोबी का पैसा देना है, किराने की दुकान का पैसा देना है, ये सब झंझट उसकी है, छोटी मोटी चीज़ें। आप क्या करते हैं? मैं पता करता हूँ कि धरती गोल क्यों है, और सूरज कैसा है, और कौन पहले अस्तित्व में आया, धरती क्यों पैदा हुई, बारिश क्यों होती है। मैं बड़ी चीज़ों को खोजता हूँ। चलिए खैर, पूरा हिस्ट्री ऑफ साइंस जो रहा, उसमें पहला टकराव गैलीलियो, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर श्रद्धा पूरे वैज्ञानिकों में है तो वह सबसे पहला आदमी वो गैलीलियो था। 80 साल के बूढ़े को उठा करके खींच लेते हैं वो वेटिकन सिटी में, दरबार में, कहते हैं कि बदल दो तुम उसको कि धरती घूमती है। पहली बार ये ख्याल था कि अर्थ यहाँ पे है, और सूरज तो इसलिए आता है ताकि मनुष्य को गर्मी मिल सके और गेहूं की फसलें पक सके और मनुष्य उसको खा सके। सूरज इसलिए आता है कि गेहूं की फसलें पक सके और सरोवर में, तालाब में मछलियां बड़ी हो सके और मनुष्य उन्हें खा सके। सूरज इसलिए आता है। और जब मनुष्य खा खा के थक जाए तो फिर इधर चला जाए, फिर चंद्रमा आ जाए ताकि उसकी शीतल चांदनी में वो सो सके। चंद्रमा इसलिए आता है कि मनुष्य उसकी शीतल चांदनी में सो सके, और सूरज इसलिए आता है कि मछलियां पक सके और गेहूं पक सके और मनुष्य उसका भोजन करे। गैलीलियो ने कहा, और मजे की बात यह है, गैलीलियो ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप खुद ही घूम रहे हैं, आप अस्तित्व के केंद्र नहीं है, नॉट सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, आप नहीं है अस्तित्व के केंद्र। सच्चाई तो यह है कि सन यहाँ पे है और खुद आप ही घूम रहे हैं, और इतनी बड़ी आकाश गंगा में, इतनी बड़ी गैलेक्सी में जो मंदाकिनी है हमारी, उसमें आप एक धूल के कण के बराबर हैं। ऐसी धरती हजारों करोड़ों धरतियां हैं। पहली बार धक्का लगा बाइबिल को कि ये क्या बात है, हम तो अस्तित्व का केंद्र थे। पहली बार ये धक्का लगा। फिर वो कहते हैं कि क्या बोलते थे कि ईश्वर का पुत्र है मनुष्य, मैन जो है, जो जैसे जीसस क्राइस्ट क्या है, जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट क्या है? सन ऑफ गॉड है, ये भगवान के पुत्र हैं।
मोहम्मद क्या है, वो प्रॉफिट हैं गॉड के, संदेश ले आते हैं गॉड का, प्रॉफिट ऑफ गॉड है। और बाकी मेरा नाम XYZ ये सब क्या है, गेहूँ भूसा है सब, ये सब ये वेजिटेबल है ये सब। मेरा नाम भी मान लीजिए कुछ होता, और ये आदमी जो खड़ा है ये क्या है, ये दो लोग तो हो गए भैया, ये भगवान के बेटे हो गए, भगवान के दूत हो गए। और ये जो आदमी खड़ा है, ये आदमी सन ऑफ मैन है, ये आदमी का बेटा है। और ये आदमी जो जीसस क्राइस्ट है वो भगवान का बेटा है। और ये जो है पैगंबर, ये उनका संदेश ले आते हैं, और बाकी ये सब तो शैतानों का संदेश ले आते हैं। पहली बार रोम का बच्चा एथेंस का बच्चा गैलीलियो की बात सुना। पहली बार वो लोग बोले कि नहीं, हम आज़ाद हैं चर्च से, पहली बार। और वो चीज़ फिर धीमे धीमे, फिर बाइबल में भी अपना धीमे धीमे करेक्शन किए। बाइबल से टकराव हुआ, हिंदुओं के यहाँ तो टकराव होने का सवाल ही नहीं था, यहाँ विज्ञान पैदा ही नहीं हो रहा था, तो टकराव कहाँ से होगा। यहाँ तो अभी भी भभूत मल के दे देते हैं, बाबा जी ताबीज में गोबर भर के ले जाओ बेटा तुम जो है। घर पे आने महके, कहेंगे कुछ महक रहा है, गले में लटकाए हुए मेरे यहाँ ठीक है कि नहीं। दिस वॉज ही वॉज सन ऑफ। अब ये बड़े मजे की बात है, पहला टकराव गैलीलियो का, मतलब आप, मेरे पास 15-20 पेज गैलीलियो पे है। और फिर गैलीलियो को 80 कहा, गैलीलियो बस करो अब, तुम हर चीज तुम्हारी खिलाफ जा रही है और तुम अब बस करो, अब क्यों तुम चर्च के पीछे पड़े हो। मैं कहा वो कह रहा है कि मैं सिर्फ खोज रहा हूं कि है क्या, सत्य क्या है। गैलीलियो को 80 साल के बूढ़े गैलीलियो को बोले बदलो नहीं तो जेल में डाल दिया, सड़ोगे जिंदगी भर। उसने बदला, लेकिन नीचे फुट नोट में लिख दिया कि मेरी बात धरती न सुन रही है, न चंद्रमा सुन रहा है, न सूरज सुन रहा है, वो जो हो रहा है वो होगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी बात सुन के धरती तुरंत रुक जाएगी और तुरंत फिर सब पुराना हो जाएगा माहौल, या मेरे लिखने से ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन की किताब गायब हो जाए तो सेब गिरना बंद हो जाएगा पेड़ पर से, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तभी एक्ट करेगा जबकि न्यूटन की किताब जिंदा है, या न्यूटन की किताब गायब हो गई तो ग्रेविटी काम करना बंद कर देगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन चीज़ें खिलाफ गई। पहला आदमी था जो टकराया गैलीलियो, पहला आदमी, उतना साहसी आदमी था। हम लोग अभी देख लो, कोई काम करे पुलिस से ट्रैक कर दे कि ऐसा काम करो, हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, दोबारा वो काम कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं। जबकि आज डेमोक्रेसी है, किताबों में तो है ही, लेकिन वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, पूरा मोनार्की थी, पूरा राजतंत्र था। और उठा के टांग देते गैलीलियो को, पता ही नहीं चलता, लेकिन काम किया जारी रखा अपना। बड़ी बड़ी दूरबीन बनाया था, बड़ा बड़ा टेलीस्कोप एकदम घुमा घुमा के देखता था अपनी छत से, वो बहुत खुराफाती आदमी था गैलीलियो, ठीक है। खैर, तो उसके बाद फिर दूसरा आदमी डार्विन आ गया, वो कहे कि नहीं, सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ गॉड है जीसस क्राइस्ट। उसने कहा कोई सन ऑफ गॉड नहीं, हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं। आदमी जो है बंदर की संतान है, वो ईश्वर की संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं, वो बंदर की संतान। कोई रानी गई थी भाषण सुनने, उसका लेक्चर सुनने, वो वहीं बेहोश हो गई। रानी को लगता था सज धज के गई होगी, उसको लगता उसके जीवन में सजावट ही रहा होगा और कुछ रहा नहीं होगा। रानियों के जीवन में और क्या रहेगा सजावट के सिवाय। तो सजावट थी उनकी, अपना गई होंगी सजावट में। वो उधर कर रहा है कि उनको लग रहा था कि मैं परमात्मा की बेटी हूँ और मैं सज धज के आई हूँ। उधर वो करा कि नहीं, हम सब बंदर की संतान है, हम ऐसे आदमी हैं, हम ऐसे बंदर हैं जिसकी पूंछ झड़ गई है। और उस रानी के भी पूंछ रही होगी और वो झड़ गई है, वो कहीं वो वहीं बेहोश हो गई। कहीं बंद करो इसको, डार्विन को। तो 3 आदमी बहुत धक्का पहुंचाए, गैलीलियो, डार्विन और फ्राइड। गैलीलियो ने कहा कि भैया धरती खुद घूम रही है। डार्विन ने कहा कि भाई हम जो है किसी ईश्वर की संतान नहीं, हम बंदर की संतान है। समझे कि नहीं, बंदर की संतान है। तीसरा आदमी था फ्राइड। बाइबल कहती है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, नहीं, मनुष्य इमोशनल प्राणी है, भावनात्मक प्राणी है। वो अपनी भावनाओं से काम करता है। ऐसा नहीं कि चांद उसको चांद सुंदर है इसलिए चांद, ऐसा नहीं है, सुंदर है ऐसा नहीं है। और उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसने क्या किया कि एक कोलगेट, एक टूथपेस्ट लिया और उसमें जो है 2 टूथ, एक सेम कंपनी सेम मटेरियल, डब्बा बदल दिया। इस डब्बे पे उस मोहल्ले के, उस शहर के जितने भी साइंटिस्ट थे, सबका नाम, सिग्नेचर कि ये पेस्ट बहुत बढ़िया है, टेस्टेड है, दांतों के लिए ठीक है, ठीक है, और सब लेकर के चला दिया। दूसरे पेस्ट पे क्या किया,
कि उस वहाँ की जो अभिनेत्री थी, जो एक्ट्रेस थी, उसका लिखा हुआ और यहाँ चमकता हुआ दांत की, मैं तो यही वाला ब्रश करती हूँ, ये वो है कि नहीं, और मेरे खिलखिलाते मोतियों जैसे दांत का राज यही है, उन दांतों का राज यही है। और दोनों बराबर मात्रा में छापे गए, प्रोड्यूस किए गए, और ये क्या हुआ, ये बिका ही नहीं और इसकी शॉर्टेज हो गई। यानी आदमी ये नहीं देखा कि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, आदमी ये देखा कि अभिनेत्री क्या कर रही है, और वो खरीद लिया। तो पता चला कि आदमी एक बौद्धिक प्राणी नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं है, वो एक इमोशनल बीइंग है, एक भावनात्मक प्राणी है। 3 लोगों ने धक्का पहुंचाया, चर्च का कहानी हो गया खत्म। गैलीलियो, डार्विन और फ्राइड, 3। लेकिन फिर भी अभी जिंदा है लोग। जीसस का मूल्य था, अब बुद्ध का अपना मूल्य है, लेकिन आप बुद्ध को कहिए कि बुद्ध को आइंस्टीन से टकरा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बुद्ध अलग, आइंस्टीन अलग दिशा का आदमी है, जीसस क्राइस्ट अलग दिशा के आदमी है, मोहम्मद, लेकिन सबको मिला के एक साथ इकट्ठा करके ऐसा नरक बनाए थे सब। चलिए खैर, कल नहीं है, ऐसा प्रूव हो चुका है। और चीजें क्या हो रही हैं कि, और टाइम दोनों में सेम लग रहा है, ये बात है। फोर्स दोनों पे डिफरेंट है, मास दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों का लगने वाला समय क्या है, वो समान है। ठीक है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, कि कोई बॉडी अगर मैं रिलीज करता हूं तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर चलती है, अगले सेकंड में वो 15 मीटर चलती है। अगर ड्रॉप करता हूं तो अगले सेकंड में 25 मीटर चलेगी, और मतलब टोटल, फिर अगले में 35 मीटर चलेगी, फिर अगले में 45 मीटर चलेगी। ऐसा है, यानी ऐसा इसका पैटर्न है। हर पिछले सेकंड की तुलना में वो कितना मीटर ज्यादा चल रही है, 10 मीटर ज्यादा चल रही है। ठीक है। यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, और हर सेकंड बाद, यहां उसकी वेलोसिटी 0 थी, हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में 10 जुड़ता चला जा रहा है। उसकी वेलोसिटी 20 हो गई, उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, उसकी वेलोसिटी 40 हो गई, उसकी वेलोसिटी 50 हो गई। यानी कि हर सेकंड में वो कितना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पा जा रहा है, 10 रुपया, फिर अगले बार फिर 10 रुपया पा गया तो 20 हो गया, फिर अगले बार 20। यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। या सेकंड की तुलना में वो अगले सेकंड में कितना मीटर ज्यादा चला है, 10 मीटर। और ये दोनों चीजें ही एक्सेलरेशन है। बात समझे? हर सेकंड में वेलोसिटी कितना बदल जा रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। और हर सेकंड में पिछले की तुलना में जितना मीटर ज्यादा चल रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। मेरी अब बात समझे? तो उल्टा सोचा गया कि अगर 0 से फेंकते हो, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 20 हो गई, 3 सेकंड बाद 30 हो गई, 4 सेकंड बाद 40 हो गई, 5 सेकंड बाद 50 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं क्या करता हूं कि 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को फेंकता हूं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो? 40 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी बोलो? 30 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी बोलो? 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद क्या आ जाएगी बोलो? 0 मीटर पर सेकंड, 0। ऐसा होगा। और अंतिम सेकंड में इसकी वेलोसिटी ये कितना चलेगा? 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, सॉरी 15, फिर 25, फिर कितना? 35, फिर कितना? 45। ठीक ना? ऐसा होगा। ऐसे 5, 15, 25, 35, 45। वापस आते वक्त क्या होगा? वापिस से लौटेगा, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो कितना मीटर चला बोलिए? 5 मीटर। फिर कितना चला? 15 मीटर। फिर कितना चला? 25 मीटर। फिर कितना चला? 35 मीटर। फिर कितना चला? 45 मीटर। बिना किसी कैलकुलेशन के सिंपल एक्सपेरिमेंट कि अगर अंतिम सेकंड में हमेशा 5 मीटर चलेगा, भले अगर मैं 60 से फेंकता इसको तब भी अंतिम में कितना चलता? 5 मीटर। यानी किसी बॉडी को आप 10 की स्पीड से फेंकिए, 20 की स्पीड से फेंकिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन हमेशा अंतिम सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे सोचिए कि जो अंतिम सेकंड का समय है वही लौटते वक्त पहला सेकंड है।
और हमेशा लौटते वक्त पहले सेकंड में कितना चलता है? 5 मीटर। इसलिए जाते वक्त हमेशा अंतिम सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। तो अगर मैं कहता हूं कि एक बाल को मैं 30 से फेंकता हूं और दूसरे बाल को 60 से फेंकता हूं, तो अंतिम सेकंड में कौन ज्यादा चलेगा? दोनों बराबर चलेंगे। कितना चलेंगे? 5 मीटर। ठीक है। इस प्रॉब्लम में कई सारी बातें पूछ सकता है, जैसे एक बॉडी को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया है ऊपर। पूरी चीज एक साथ आनी चाहिए, ये भी और यहां भी, ठीक ना? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं, यहां जिस वक्त फेंका है उस टाइम को 0 मान लेते हैं। ये टाइम कौन सा हो गया? 1 हो गया। ये टाइम कौन सा हो गया? 2 हो गया। ये टाइम कौन सा हो गया? 3 हो गया। ये टाइम कौन सा हो गया? 4 हो गया। ये टाइम कौन सा हो गया? 5 हो गया। और ये टाइम कौन सा हो गया? 6 हो गया। ये 5 है भाई। जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी देर रुकती है? 1 सेकेंड। रुकती ही नहीं यार, वापस आ जाती है। ठीक है, ये जरा 5 हो गया। और ये कितना हुआ? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 7 हो गया। ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया। और ये कितना हो गया? 10 हो गया। 0 पे प्रोजेक्ट किए थे, t=5 पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है और t=10 पे वापस लौट गया। बिल्कुल ही सिमेट्रिकली, एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न है मोशन का, है कि नहीं? जैसे जैसे गया है वैसे वैसे आया है। ठीक है, क्या होगा इसका? लौटते वक्त वेलोसिटी फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी और फिर 50 होगी। ऐसा होगा? बात बताओ। अब तुम इसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तुम इसी डायग्राम से प्रॉब्लम बनाओ, जरा इसी डायग्राम से प्रॉब्लम बनाओ। फिफ्टी से प्रोजेक्ट किए हो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बोलो? टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी बोलो। अब तो तुमको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास 50 रुपए थे, है कि नहीं? और हर सेकंड पे कितने रुपए कम हो रहे हैं? 10 रुपए। तो कितने सेकंड में रुपए कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? 5 सेकंड में। अगर हमारे पास 120 रुपया है और डेली 20 रुपया खत्म हो रहा है, तो कितने देर में पैसा खत्म हो जाएगा? 12 सेकंड में। 120 रुपया हमारे पास है। एक सेकंड, मेरे पास 120 रुपया है। छोड़िए सब पढ़ाई लिखाई, मान लीजिए ऐसा है, आपके पास 120 रुपया है और डेली आप 20 रुपया खर्चा करेंगे रोज। आज 20 रुपया, कल 20 रुपया, परसों, तो कितने दिन में खर्चा हो जाएगा? तो 50 रुपया अगर हमारे पास है और डेली हम 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कितने सेकंड में पैसा खत्म हो जाएगा? 5 रुपया 5 दिन में, है कि नहीं? 5 सेकंड में खर्च हो गया। 5 सेकंड जाने में लगा, 5 सेकंड आने में लगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10 सेकंड। फार्मूला तो करना ही है। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी कितना हो गया? 5 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? बोलिए बोलिए। फ्लाइट 10 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जहां से चले थे वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकेंड कितना हुआ? कितना मीटर चला? 45 रुपया और 35 रुपया कितना हुआ? 80 रुपया। 80 और 40 120 और 5 देख लेना जरा, भी हमारा ही वो चौपट हिसाब किताब। 125 आ रहा है क्या? 125। तो डिस्टेंस कितना गया? मैक्सिमम हाइट कितना चला बोलो? 125 मीटर। डिस्टेंस 125 गया, 125 आया, कितना मीटर चला? 250 मीटर, है कि नहीं? फिर क्या? फिर पूछेगा तुमसे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 0 to t = 7। 0 यहां पे और 7 यहां पे। नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वेलोसिटी में ना, कितना हुआ बोलो?
45 और 35 80 और 25 105। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 7 तक का, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 105। तो क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो कितना हो गया 105/7, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। यानी 0 से लेके 7 तक में एवरेज वेलोसिटी पूछे तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम दैट इज 15, 105/7। ठीक है। अगर 0 से 7 तक के बीच में क्या पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, तब क्या बोलिएगा बताइए। 0 से 7 तक में एवरेज स्पीड पूछे तब क्या बोलिएगा, चली गई दूरी इतनी और प्लस इतनी, तो ये 125 ये था और 20 ये, कितना हो गया 145। तो 0 से 7 तक डिस्टेंस कितना चला 145 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 105। तो कितना एवरेज स्पीड हो गई बोलो, 145 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड। मेरी तुम बात समझे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। सेम हाइट पे वो 2 बार है, सेम हाइट पे 2 बार है एट, जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, टाइम t = 0 पे और 10 पे, सॉरी टाइम t = 1 पे और 9 पे, 2 पे और 8 पे, 3 पे और 7 पे, 4 पे और 6 पे। इस पे कितनी हाइट पे है 1 पे और 9 पे हाइट कितनी थी 45 है कि नहीं, 45 मीटर। यहाँ पे कितनी हाइट थी 80 मीटर। 3 और 7 पे कितनी थी 105 मीटर है कि नहीं, 120 मीटर। तुम देख रहे हो, जब वो t = 1 पे है चाहे t = 9 पे है तो हाइट कितनी है 45, t = 2 पे है चाहे t = 8 पे सेम हाइट पे है तब हाइट कितनी है 80, और t = 3 पे और t = 7 पे वो सेम हाइट पे है कितना 105। ठीक है। और t = 4 पे और t = 6 पे वो सेम हाइट पे कितना 120 है कि नहीं। t = 5 पे और t = 5 पे वो सेम हाइट पे कितने पे 125। तो जरा यहां पे देखिए रिलेशन मिल रहा है। अगर पार्टिकल फेंके जाने के टाइम t = t1 एंड t = t2 दोनों पर सेम हाइट h पर है तो कितना हो जाएगा बताइए, h कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है 9, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 16, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 21, 5 से करो 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24, 5 से मल्टीप्लाई करो 120। यानी हर बार अगर फेंके जाने के बाद टाइम t = t1 पे और टाइम t = t2 पे सेम हाइट पे है तो हाइट कैसे निकलेगी, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 यानी g/2, तो हाइट कितना हो गया हाफ g t1 t2। तुम्हारे एग्जाम में 15 बार पूछा गया होगा कम से कम डिफरेंट एग्जाम्स में कि फेंके जाने के t1 टाइम बाद और t2 टाइम बाद पार्टिकल सेम हाइट h पे होता है, बताओ h कितना होगा g/2 t1 t2। बात समझे, ये तो एकदम पैदल वाला तरीका है, इसको आप क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज और ऑब्जर्व करो, हमारा u कितना था 50, तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। तो अगर वो सेम हाइट पे है तो u निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, t1 + t2 इंटू कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दो g/2। हर बार सबको जोड़ने पे 10 आ रहा है, आ गया कितना आ गया 50। यानी फेंके जाने के t1 टाइम बाद और t2 टाइम बाद अगर वो सेम हाइट पे है तो h कितना होगा t1 t2 इंटू g/2 और u कितना होगा t1 + t2 इंटू g/2। बात समझ में आई। ठीक है। चलिए पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूं इनिशियल स्पीड से और फेंके जाने के t1 टाइम बाद यहां पे t = 0 ले लेता हूं और t = t1 पे, और फिर लौटते वक्त यहीं से t1 हो गया t1 और यहां से ही कितने समय बाद t2 टाइम बाद, यहीं से t1 टाइम बाद और यहीं से t2 टाइम बाद। ठीक है। अगर वो हाइट पे है h पे है तो क्या संबंध मिला हमें उस आंकड़े से क्या मिला कि t1 और
T1 और T2 का मल्टीप्लाई कर लो और G/2 कर लो, क्या मिल जाएगा भैया H, और T1 प्लस T2 में G/2 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाएगा U। अरे नहीं, पहले इतना डरे हुए तुम लोग, ठीक है अब नहीं, ठीक ना, ये हो गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हम ये एकदम अनपढ़ वाला तरीका है, अभी पढ़े लिखे वाला तरीका ही बता देंगे। पढ़ा लिखा आदमी बहुत खतरनाक होता है, वो चीजें सही से नहीं देख पाता, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी मैथमेटिक्स घुसा देते हैं कि ऐसा हुआ कि एक पार्टिकल फेंका गया ऊपर की तरफ और फेंके जाने के बाद सेम हाइट पे वो 2 बार होता है, उन दोनों समयों के बीच में अंतराल डेल्टा टी है। यानी अभी तुम्हें समय बिल्कुल केवल क्या कर दिया, डेल्टा टी, ठीक ना, U दे दिया है डेल्टा टी और H, पूछा है कि डेल्टा टी कितना होगा, तो क्या कर लोगे तुम, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम पूछेगा कि U हाइट H पे कितने अंतराल बाद होगा, तो बेसिकली तुम मतलब T2 माइनस T1 पूछा है, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा बोलो, इज इक्वल टू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4T1 T2। कक्षा 2 क्लास 2 में पढ़ोगे तुम लोग, कक्षा 2 में नहीं पढ़े हो, अरे इतना होता है भैया, ये नाश मत करो हमारा, शांत रहो। T2 प्लस T1 कितना हो जाएगा बोलो। अब तुम मेरी बात समझो, एक चीज और देख लो, बहुत मजेदार है यार, ये कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो, जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में ले रहा है T1, उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लेगा कि नहीं लेगा T1। तो बेसिकली ये अगर T1 है तो ये टाइम भी T1, तो यानी कि ऐसा लगता है कि यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जो T1 था वही यहां भी T1 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T है, कोई तकलीफ। और कैपिटल T कितना होगा, U रुपया है और 1 सेकेंड में G रुपया खर्चा हो रहा है, तो कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, U/G टाइम में। अरे 50 रुपया है और 1 सेकेंड में 10 रुपया खर्चा हो रहा है, तो कितने समय में जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, 50/10 यानी 5 रुपये 5 सेकेंड में होगा। तो T2 इतना हो गया और T1 इतना हो गया, तो T1 प्लस T2 मिलके कितना हो गया कैपिटल T। मेरे पास U रुपए थे और डेली कितना रुपया खर्च कर रहा हूं, G रुपया खर्च कर रहा हूं। G क्या करता है, U को घटाता है इस प्रॉब्लम में। तो U रुपए थे और G के रेट से खर्च कर रहा हूं, तो कितने सेकेंड में रुपए खत्म हो जाएंगे, हाँ करेक्ट, U/G में खत्म हो जाएंगे। U/G जाने में, U/G आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2U/G। तो ये अगर मैं पूछता हूं तो बेसिकली वो तो बात यहां से जो आ रही है, ये बात कैपिटल T ही तो थी, तो that is 2U/G and T1 plus T2 was capital T। तो यहाँ क्या करूंगा कि T2 प्लस T1 को क्या लिख दिए, कैपिटल T का होल स्क्वायर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस T1 T2। T1 T2 में G/2 का मल्टीप्लाई करते थे तो क्या पाया करते थे, तो T1 T2 कितना हो गया H/G। तो यहाँ रखे T1 T2 की जगह 2H/G, तो माइनस क्या हो गया 8H/G, ये हो गया अंडर रूट। और T कितना हो गया, लेकिन T होता है कैपिटल T कितना होता है 2U/G, U/G जाने में U/G आने में, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं कितनी 2U/G, तो कितना 4U² इज इक्वल टू डेल्टा T आंसर। अब ये बहुत बिहार सवाल माना जाता है PMT में कि यार किसी बॉडी को U स्पीड से फेंके, सेम हाइट पे 2 बार है, उन समयों का अंतराल क्या है, उन टाइम्स का इंटरवल क्या है। तो हमें पता है ये फार्मूला, ये पता लेंगे, बात समझे, बढ़िया बात। अब तुम भरोसा नहीं कर सकोगे जो बात कहने जा रहा हूं, देखो क्यों ना हम इस मोशन को ऐसे खींच दें लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया U स्पीड से थीटा एंगल पे, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, इधर कितना U cos थीटा और इधर कितना हुआ U sin थीटा,
हुआ ना? ऐसे दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस थीटा, और इस यू के दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ग्रेविटी किस पे काम करेगी? केवल यू साइन थीटा पे, उसी को रोकेगी, उसी को बढ़ाएगी, उसी के साथ खेल खेलेगी। यू कॉस थीटा से कोई संबंध ही नहीं है। ग्रेविटी किस पे पड़ेगा? यू साइन थीटा पे। और अब बताओ, मेरे पास यू साइन थीटा रुपए थे और 1 सेकेंड में जी रुपया खर्चा कर रहा हूं, तो ऊपर जाने में कितना, मतलब कितने टाइम बाद वो ऊपर पहुंच जाएगा? जितने रुपए थे बाई जी, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा बाई जी, और आने में कितना? यू साइन थीटा बाई जी। तो अब की टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? यू साइन थीटा बाई जी का डबल। कुछ याद करना पड़ा? मेरे रुपए थे, जी के रेट से खर्च कर रहा हूं, तो यू साइन थीटा फेंके थे रुपए, और जी के रेट से खर्च हो रहा है, तो यू साइन थीटा बाई जी टाइम लगेगा ऊपर जाने में, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, उतना ही आने में उतना डबल हो जाएगा। फेंके जाने के कुछ समय बाद, फेंके जाने के t1 टाइम बाद और t2 टाइम बाद, वो सेम हाइट पे है, h पे है, ठीक है? तुमको पूछेगा कि वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, डेल्टा x, ये कितना होगा? ठीक बात, बढ़िया बात है। तो एक बात बताओ, अगर वो फेंके जाने के सेम टाइम बाद यहां से चला, यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय t1 है, यहां से यहां तक का समय t2 है, अगर ये t1 है तो ये भी कितना होगा? t1 होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि t1 प्लस t2 कैपिटल T होगा, जिसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी होगी? बोलो, ठीक है? और कभी भी हम x की दिशा की बात करते वक्त y की बात ना करें। जब हम y की बात करें तो x को भूल जाएं, जब हम x की बात करें तो y को भूल जाएं, ठीक है? 2u साइन थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इस दिशा में एक्सेलरेशन 0 होता है, और इसलिए x की दिशा में एक्सेलरेशन 0 होता है। ग्रेविटी केवल किस पे काम करती है? वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे काम करती है, x पे नहीं करती। इसलिए ax अगर 0 हो गया तो x एक्सिस में आप क्या लगा सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये तभी सही होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और a 0 हो गया तो s इज ut हो गया, u इंटू इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हम किस में लगा सकते हैं? प्रोजेक्टाइल के x एक्सिस वाले में, है कि नहीं? बात समझ में आई? पूछा है किसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल से, फेंके जाने के t1 टाइम बाद और t2 टाइम बाद वो सेम हाइट h पे होता है, दोनों हाइट्स के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है? एक पत्थर को फेंकते हैं, वो दो खंभों को क्लियर करता हुआ चला जाता है, पूछा खंभों के बीच का दूरी कितनी? तो क्या बोलिएगा आप? डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन वाली बोलिए? हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा, इंटू टाइम कितना होगा? डेल्टा टी। और डेल्टा टी हम निकाल लेते हैं कैसे? रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? 4t1 t2, और ये कितना आ जाएगा बोलिए? कैपिटल टी का स्क्वायर, कैपिटल टी कितना है? कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस 4, और t1 t2 कितना होता है? 2h बाई जी। t1 t2 में g बाई 2 का मल्टीप्लाई करते थे तो क्या पाते थे? h। तो t1 t2 की जगह क्या रख दें? 2h बाई जी, तो कितना हो गया? 8h बाई जी, रूट ऑफ दिस मच। तो इतना समय अंतराल इंटू यू कॉस थीटा, दोनों खंभों के बीच की दूरी। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है? यानी कि केवल आंकड़ों से उठा करके हम कुछ कुछ चीजों को ऐसे सोच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बोलो? यू कॉस थीटा इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 8h1h2 बाई जी, जहां टी की वैल्यू होगी कितनी? 2u साइन थीटा बाई जी। बात समझ में आई? अच्छा, एक और करते हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना? ठीक है, लिख लीजिए।
जंगल में खंबा था, मतलब पेड़ था, पेड़ पे एक चिड़िया थी। पेड़ पे एक चिड़िया, राइट। और जब चिड़िया होगी तो बहेलिया भी होगा, एक बहेलिया भी था। बहेलिया ने क्या किया कि चिड़िया को एक पत्थर यहां से मारा, और ज्यों ये पत्थर मारता है क्यों चिड़िया देखती है, और ये जो ये पत्थर मारता है चिड़िया को लगा नहीं, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया चुपचाप चलना शुरू कर दी, चिड़िया चलना शुरू कर दी। लेकिन मजे की बात है वहां एक दूसरा पेड़ भी था। चिड़िया आकर के यहाँ बैठ गई, मतलब यहाँ पर बैठी, और पत्थर क्या हुआ, चिड़िया यहाँ आ गई। अरे कला हमारी बहुत खराब है यार, फेल था, आर्ट में मैं फेल था, समझे। और ये चिड़िया यहाँ आकर के पत्थर जो देखी कि पत्थर फेंक रहा है बच्चा, क्यों चिड़िया सीधे चल दी, ठीक है, कुछ v1 स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। पत्थर फेंका गया है u के स्पीड से, थीटा एंगल पे, ठीक है। और चिड़िया सोची कि पत्थर तो गया, लेकिन मजे की बात चिड़िया की किस्मत, ये पत्थर वापस लौटते वक्त इसको लग गया। मतलब पूछा क्या है कि इसकी स्पीड कितनी हो कि पत्थर चिड़िया को फिर से लग जाए, ठीक बात है। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि सेम हाइट पे क्या है, वो दो बार है। एक बात बताओ, अगर पत्थर यहां से यहां तक t1 टाइम में आता है और यहां से यहां तक t2 टाइम में आता है, तो बताओ चिड़िया यहां से यहां तक कितने टाइम में आएगी? कितने टाइम में आएगी? तुमको तो भोजपुरी फिल्मों में सैनिक योद्धा का काम दे दिया जाए, भोजपुरी योद्धा लग रहे हो तुम। ये बताओ चिड़िया, पत्थर कब फेंका गया? t बराबर 0 पे। मैंने देख लिया फेंका गया है, नहीं समझे बात को, और तुरंत चिड़िया उड़ना शुरू कर दी। अगर पत्थर 12 बजे फेंका गया था, चिड़िया ने 12 ही बजे देख लिया, और ये यहां पहुंचा है 1 बजे, ये 1 बजे पहुंच गया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लिया? 1 घंटा। और ठीक है यार, समझ लो यार, यहां से 12 बजे पत्थर फेंका गया था और 1 बजे यहां पहुंचा, और चिड़िया कितने बजे उड़ना शुरू की? 1 बजे। बारह बजे पत्थर फेंका गया और चिड़िया 12 ही बजे देख ली। चिड़िया कितने बजे चलना शुरू? 12 बजे। और ये पत्थर यहां आने में 3 बजा दिया, तो 3 घंटा तो यहां से यहां तक आने में लिया पत्थर। चिड़िया कितने बजे पहुंची यहां? 12 बजे। अरे 12 बजे चली है ना, तो 3 बजे दोनों एक साथ यहां हो, तो 12 बजे चली है और 3 बजे पहुंची है, और पत्थर भी 12 बजे चला है और 3 बजे पहुंचा है। तो पत्थर जितना समय यहां से यहां तक जाने में ले रहा है, चिड़िया उतना समय यहां से यहां तक जाने में ले रही है। नहीं समझ? t1 टाइम, t2 टाइम में चिड़िया, t2 टाइम पत्थर यहां से यहां तक जाने में ले रहा है, और t2 टाइम ही, तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइम t2। कुछ लोग t1 ये है वो है, नहीं फालतू। चिड़िया कितनी देर में यहां से यहां तक जाएगी? t2 टाइम में। भाई दोनों एक साथ चले ना, कितनी देर? t2 टाइम ये अगर है तो t2 टाइम ये भी होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप बताइए, ये दूरी तो आप निकाल चुके थे ना अभी, कितना? u cos थीटा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसे निकाले थे? रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 8h1, सॉरी 8h बाई जी। अच्छा, और टी कितना था? 2u साइन थीटा बाई जी। ये दूरी किसके बराबर है? v1 इंटू
T2। अगर हम T2 की वैल्यू रख दें तो V1 आ जाएगा। T1 प्लस T2 हमारे पास कितना है, 2U बाई जी है, और T1 इंटू T2 कितना है, 2H बाई जी है, यही था ना। यहां से T2 नहीं मिल जाएगा, यहां से T2 मिल जाएगा, T1 को गायब करो। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि पढ़े लिखे लोग कैसे करते हैं इस चीज को, देख लो। U स्पीड से फेंके हो, H हाइट पे ये है, H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। सेम हाइट पे वो दो बार है, T में क्वाड्रेटिक बन गया, GT स्क्वायर बाई 2 माइनस UT प्लस H इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, T कितना आ गया बोलो, ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया। कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और x1 और x2 इसके दो रूट्स हैं, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाता है, माइनस b बाई ए, और x1 इंटू x2 कितना हो जाता है, c बाई ए। सेम हाइट पे दो बार है, समय t में क्वाड्रेटिक बन गया है, T1 और T2 इसके दो रूट्स हैं, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, माइनस ऑफ b कितना है, माइनस 2u बाई क्या जी, आ गया कि नहीं आ गया, प्लस T2 2u बाई जी, और T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा बोलो, c बाई ए 2h बाई जी। तो क्या आ गया, यही पढ़ पढ़ के मरते हैं सब जो है। तो यहाँ से क्या आ गया, T1 प्लस T2 कितना आ गया बोलो, 2u बाई जी, और T1 T2 कितना आ गया बोलो, 2h बाई जी। बात तो आप क्वाड्रेटिक बनाइए, वहां से पाइए आपको, ठीक है। तो कैसे पाएंगे, यहां श्रीधराचार्य जानते हो, कितना, माइनस बी कितना, प्लस 2u प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी जी इंटू 2h, यानी कितना 8gh बोलो, 4ac इतना हो जाएगा, बाई क्या 2 इंटू ए कितना है जी। इसके दो रूट हो जाएंगे ना, प्लस वाला और माइनस वाला, तो T1 और T2 इसके दो रूट हो जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। T2 ज्यादा लेंगे, प्लस लेंगे, तो T2 की वैल्यू हम यहाँ क्या ले लेंगे, 2u प्लस रूट 4u स्क्वायर माइनस 8gh डिवाइडेड बाई क्या 2g। T2 यहाँ ले लेंगे, ये डिस्टेंस पता थी, भी बना जाएगा, खत्म। बड़ा प्रॉब्लम था, बस हम दिखाना ये चाहते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों से बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ इतना, ठीक है। अगले बार मुझे याद दिलाइएगा कि तो सेम डिस्टेंस चलता है, वो जब सेम डिस्टेंस चलता है हर बार डिस्टेंस x चलता है, हर सेकंड में ऐसा होगा क्या, नहीं, T1 T2 T3 T4 T5 सेम डिस्टेंस चलने में उस समय का रेशियो क्या होगा, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। मतलब हर टाइम अंतराल में वो क्या समान दूरी चले, तब T1 T2 T3। और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि एक पत्थर मैं गिराता हूं यहां से, तो सेम टाइम में वो क्या अंतराल होगा, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4। बात मेरी तुम समझ रहे हो। यहां पे क्या किया मैंने, डिस्टेंस इक्वल कर दिया हर बार और टाइम का रेशियो पूछ लिया। यहां क्या किया मैंने, टाइम हर बार सेम कर दिया और डिस्टेंस का रेशियो पूछ लिया। अभी कर लेते, कोई पत्थर आप गिराते हैं तो u 0 है, तो t टाइम में आप क्या लिखते हैं, h इज हाफ GT स्क्वायर, t कितना हो गया, रूट 2h बाई जी हो गया, है कि नहीं। तो यहां से जो x1 हो गया, अच्छा टाइम हो गया t1, ये कितना हो गया बोलो, t1 हो जाएगा रूट 2h बाई जी, और t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा बोलो, टोटल यहां से टाइम लो, t1 प्लस t2 कितना हो गया, रूट 2h बाई जी, 2h कितना हो गया आपकी 2x बाई जी। फिर यहां से यहां तक सोचो टोटल, तो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना बोलो, रूट 2 इंटू एच की जगह 3x बाई जी। तो यहां से समीकरण लिखो, T1 इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। अगर T2 पाना है तो क्या करोगे, T2 पाना है तो क्या करो, 2x बाई जी, है ना, 2x बाई जी, उस पर x चला है। तो अगर T2 पाना है तो क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो रूट 2x बाई जी कॉमन ले लो।
क्या बच गया यहाँ पे, √2x/g कॉमन ले ली तो क्या बचा यहाँ पे √2। जिसमें से इसको घटाओगे तो t1 कट जाएगा ना, केवल t2 बचेगा। तो √2x/g कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा √2, यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ क्या लिखोगे √2 - 1। t3 कैसे होगा बोलो, इसमें से इसको घटाओगे तो फिर √2x/g कॉमन लो तो क्या बच गया बोलो √3 - √2। तुम देख रहे हो √3 - √2 क्या आ रहा है, ये रेशियो √2x/g कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 1 is to √2 - 1 is to √3 - √2 is to √4 - √3, यही होगा ना, एंड सो ऑन। और 1 को लिख सकते हो √1 - √0, मतलब फैशन है, ये होगा ना, ये यही होगा। नहीं समझे, बात वही है कि नहीं है? यही बात है कि नहीं है? यानी दूरी तय करने में जो समय अंतराल होंगे वो यही होंगे, √1 - √0, √2 - √1, √3 - √2, ऐसा होगा। और ये क्या होगा, x1 इज इक्वल टू हाफ GT², और यहाँ से यहाँ तक x1 + x2 इज इक्वल टू कितना, हाफ G 2T², और x1 + x2 + x3 यहाँ से यहाँ तक टोटल इज इक्वल टू कितना, हाफ G × 3T²। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे तो x2 कितना आ जाएगा, ये 4/2 था और ये 1/2 है, x1 गायब हो गया तो x2 कितना आ गया 3/2 GT²। देखो जरा, x1 कैंसिल हो गया, x2 बचेगा, ये 4/2 था, ये 1/2 था, तो 4/2 में से 1/2 घटाओगे क्या बचेगा 3/2 GT²। इसमें से इसको घटाओ तो क्या बचेगा, x1 + x2 चला गया, x3 बचा, 9 - 4 कितना आ गया, x3 कितना आ गया 5/2 GT²। इसका मतलब हर बार समान समय में कितना दूरी चलता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलता है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें ना आपके उंगलियों पे, मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जिसके लिए पेन उठाना ही नहीं चाहिए, सीधे आपको दिखना चाहिए कि ये आंसर है, इतना स्मार्ट आप बन सकिए। आज की जो पूरी बात की है पार्टिकल मॉडल, फिर क्या बोले, फिर कुछ आंकड़ा लिए और उससे कुछ चीज़ें निकाले, फिर उसी आंकड़े को फार्मूलेट किए, उसका एप्लीकेशन बताए, सिर्फ इसलिए कि आप फील कर पाइए। अगर मैं v = u + 80 से शुरुआत करता नहीं समझ पाते, वो सिर्फ फार्मूला ही रह जाता, दिमाग नहीं काम करता। अगले बार हम फार्मूले से काम जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उसके सेम टाइम में हर बार अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो हर बार वो x दूरी चलता है, उस टाइम का अंतराल कितना होगा √1 - √0, √2 - √1, √3, खूब पूछा गया है। और अगले बार क्या पूछा है, सेम समय में जो x1 x2 चलेगा उनका रेशियो क्या होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, बस आज इतना ही।